आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी। जब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का जो है परिणाम घोषित कर दिया है। तो वही आपको बता दें इसी वर्ष कुल 85.20% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। तो आपको बता दें लड़कियों का प्रदर्शन जो है काफी अच्छा बेहतर देखा गया है। वहीं आपको बता दें लड़कियों के पास जो है प्रतिशत 88.86%। तो वही अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों का जो 82.13% जो दर्ज किया गया है। वही आपको बता दें 90% से अधिक जो है अंक हासिल किए गए हैं, जबकि 17,113 छात्रों ने 95% दर्ज की है। वही नजर डालते एक और बड़ी खबर पर। आपको बता दें गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। आपको बता दें नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है। तो ये बता दें आपको जामनगर आयुक्त डीएन मोदी का तबादला हुआ है। आपको बता दें 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वही आपको बता दें आनंद पटेल का भी तबादला हुआ है। जामनगर आयुक्त डीएन मोदी का भी तबादला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें आनंद पटेल का भी तबादला हुआ है। गांधीनगर विकास आयुक्त बने डीएन मोदी। वही बता दें नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है। वही अहमदाबाद कलेक्टर सुजीत कुमार का भी तबादला हुआ है। वही बता दें राज्य का आयुक्त के पद पर किया गया है तैनात। भव्य वर्मा बनी अहमदाबाद की नई कलेक्टर। तेजस परमान को सूरत कलेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। जेएस प्रजापति बने गांधीनगर के नए नगर आयुक्त। वही बता दिया आपको प्रभात जोशी को भी बनाया गया है नया आयुक्त। आपको बता दें 72 आईएएस के तबादले किए गए हैं। नई नियुक्तियां की अधिसूचना जारी की गई है। गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नई नियुक्तियों की अधिसूचना जो है जारी की गई है। गुजरात में एक बहुत ही बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। प्रभात जोश बता दें आपको गुजरात में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नए नियुक्तियों की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। वही नजर डालते अगली खबर की ओर। आपको बता दें सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल जो है 85.20% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। तो आपको बता दें लड़कियों का प्रदर्शन जो है लड़कों के से बेहतर माना जा रहा है। लड़कियों के पास जो है प्रतिशत 88.86%। जबकि अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों का प्रदर्शन जो है 82.13% दर्ज किया गया है। आपको बता दें और ये कहा जा रहा है कि 13,113 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। वही आपको बता दें ये कहा जा रहा है कि 13,113 छात्रों ने 95% जो है वो दर्ज किया है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें 85.20% छात्र इसमें पूरी तरीके से पास हुए हैं। छात्रों का प्रदर्शन इसमें काफी बेहतर देखा जा रहा है। लड़कियों का अच्छा प्रदर्शन इसमें सीबीएसई बोर्ड में देखा जा रहा है।
वहीं इस खबर में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहेब रिजवी जुड़ चुके हैं। सोहेब, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है, लड़कियों का प्रदर्शन बढ़ चढ़ के देखा जा रहा है, लड़कियां हर जगह जो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये साफ तौर पर ये 12वीं का जो रिजल्ट सीबीएसई द्वारा घोषित किया गया है ये दर्शाता है। क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो आ गया है। नतीजे काफी लोगों के लिए खुशी भी लेकर के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी भी है, क्योंकि रिजल्ट में अगर लड़कियों की बात करें तो उन्होंने पिछले साल की तरह इस बार भी बेहतर परफॉर्मेंस किया, उनका परसेंटेज भी लड़कों से ज्यादा है। लेकिन अगर जिस जोन की हम जहां पर इस वक्त मौजूद है प्रयागराज में, अगर इस जोन की बात करें तो यहाँ के नतीजे बहुत बेहतर नहीं आए हैं। जो हमारे पास जानकारी है कि जोन वाइज अगर देखा जाए तो प्रयागराज जोन सबसे नीचे स्तर पर है, यानी परसेंटेज पे, पासिंग परसेंटेज में और मेरिट में। तो इस तरह से कह सकते हैं, हालांकि सीबीएसई ने इस बार कोई टॉपर या स्कूल टॉपर, जिले टॉपर इस टाइप के कैंडिडेट के जो नाम है वो घोषित नहीं किए हैं। तो कह सकते हैं इसीलिए हम एक स्कूल के बाहर ही खड़े हैं, लेकिन किसी तरह का कोई बहुत उत्साह देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो आधुनिक युग है इसमें घर पर बैठे हुए लोग रिजल्ट देख ले रहे हैं, मोबाइल के जरिए रिजल्ट देख रहे हैं। तो सेलिब्रेट जरूर हो रहा, खुशियां जरूर मनाई जा रही हैं, मंथन भी किया जा रहा नतीजे जो आए हैं। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं तो कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात है, क्योंकि बहुत जगहों के रिजल्ट बहुत बेहतर आए। हाँ, अगर कंपेयर करें छात्र और छात्राओं के रिजल्ट, तो छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है, उनका परसेंटेज बहुत बेहतर रहा है। अगर प्रयागराज जोन की बात करें तो यहाँ पर 80% से ज्यादा जो छात्राएं हैं उनका रिजल्ट आया है, जबकि अगर ऑल ओवर इस जोन की बात करें तो 72% के आसपास इस जोन का रिजल्ट रहा है प्रयागराज का। और नतीजों का जो इंतजार कर रहे थे उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। तो लोगों में जरूर उत्साह है, खासतौर से पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं उन छात्र जिन्होंने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी भी है। जो उम्मीदें थी कुछ छात्रों को उस तरह से अंक नहीं मिले हैं, तो कहीं मायूसी भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेब रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। वही बता दें आपको सीबीएसई बोर्ड का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और लड़कियों का जो है काफी अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। आपको बता दें सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। आपको बता दें सीबीएसई बोर्ड का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें समाजवादी परिवार पर आज जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े परिवारों में गिने जाने वाले यादव परिवार ने आज अपने एक ऐसे सदस्य को खो दिया जो भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अपनों के बीच जो है बेहद सहज और मिलजुल कर रहते थे। वहीं आपको बता दें भावुक इंसान के रूप में पहचाने जाते थे हमेशा से। वही मुलायम सिंह के यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर से जो है पूरे राजनीति माहौल में जो है गम का माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें लखनऊ तक हर आंखें जो है नम होती हुई नजर आ रही है। गांव में आज एक अजीब सी खामोशी बनी हुई नजर आ रही है। मैं क्या कहूं, बहुत ही ज्यादा हमें प्यार करते थे। समाजवादी परिवार पर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े परिवारों में गिने जाने वाले यादव परिवार ने अपने एक ऐसे सदस्य को खो दिया जो भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन अपनों के बीच बेहद सहज, मिलनसार और भावुक इंसान के रूप में पहचाने जाते थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन की खबर ने सैफई से लेकर लखनऊ तक हर आग को नम कर दिया है। सैफई में आज एक अजीब सी खामोशी है। गांव के प्रधान रामफल वाल्मीकि ने बताया कि प्रतीक हमारे साथ बहुत समय बिताते थे। आज विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख हो रहा है। मन में बचपन से बहुत ही, जब बच्चे थे तभी से मैं जानता था उन्हें। बहुत ही मृदुभाषी, हंसमुख व्यक्ति थे।
मैं क्या कहूँ, बहुत ही ज्यादा हमें प्यार करते थे। मैं इटावा रहता था, जब आते थे छोटे बच्चे थे, बच्चों के साथ खेला करते थे, लिपट जाया करते थे। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बेटे को खोने पर, और मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी सुख शांति दे कि जिस तरह उन्होंने पूज्य नेताजी की मृत्यु को बर्दाश्त किया, अपने छोटे भाई की मृत्यु को भी बर्दाश्त कर, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जिनके मुकाबले में आप संघर्ष कर रहे हैं देश में, आप उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, और आपके दुख के साथ हम सभी ग्रामवासी, देश की जनता आपके साथ है। प्रतीक यादव ने राजनीति की चमक दमक से दूरी बनाए रखी, लेकिन परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा करीब रहे। फिटनेस और व्यवसाय की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। प्रतीक यादव के दोस्तों और परिजनों ने बताया कि उनका व्यवहार बहुत ही मिलनसार था। वो बेहद शांत स्वभाव के थे और रिश्तों को बहुत अहमियत देते थे। प्रतीक भैया के जिम जाते थे, जिम से मुलाकात परिचय थी, छोटे बड़ों हर एक का सम्मान करते थे। भैया बहुत अच्छे नेचर के थे, और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमको रात में सिविल हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद फिर अभी रात में तबीयत ज्यादा गड़बड़ थी, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था काफी समय से, और फिर उसके बाद रात में ज्यादा तबीयत गड़बड़ हुई। फिर सुबह में यहाँ आया, मालूम चला तो हाँ देर रात सिविल में दिखाने आए थे, लगभग वही 11 से 12 की समथिंग। फिर वापस चले गए थे। फिर उसके बाद तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस हुई, सुनने में आ रहा है बेडरूम में गिर गए थे या कुछ था ऐसा, इस वजह से तबीयत कुछ सर्वर में कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई इस वजह से। बट इन अफवाहों पे ना जाए कि घर पे कुछ हुआ है, सच है उनकी सिर्फ तबीयत खराब हुई और अचानक से सडन डेथ हुई है। पहले जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे, बिजनेस का प्रेशर होता है हर चीज। नहीं कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। मुझे सुबह सूचना मिली सोशल मीडिया पर, और चूंकि अपर्णा जी भी यहाँ थी नहीं, बाहर थी, तो सोशल मीडिया से सूचना मिली, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये बड़ी दुखद घटना है, मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है, और दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ प्रतीक जी का पोस्टमार्टम हो गया है, अब यहाँ से बॉडी लेकर के घर जाए। ये दुख सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों का है जिन्होंने प्रतीक यादव को करीब से जाना। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद परिवार पहले ही भावनात्मक दौर से गुजर रहा था, और अब प्रतीक यादव का यूं अचानक चले जाना हर किसी को भीतर तक तोड़ गया है। अखिलेश यादव भी इस खबर से बेहद भावुक नजर आए। अखिलेश यादव ने भी प्रतीक के निधन पर दुख जताया है। पूरा समाजवादी परिवार प्रतीक के निधन से टूट चुका है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लगातार जो है उनका कहना है कि युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और सरकार जवाब देने में विफल रही है। तो आपको बता दें, सांसद ने पूछा कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा, कब तक ये सिलसिला जो है इसी तरीके से बरकरार रहेगा। उन्होंने महंगाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी सरकार को निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट में। इसका अंदेशा विपक्ष को बराबर था, विपक्ष बराबर आरोप भी लगा रहा था और सरकार को जागरूक भी कर रहा था। लेकिन आज देखिए वही बात सामने आ गई कि आज प्रधानमंत्री जी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तेल जो डीजल पेट्रोल है उसे नियंत्रण में खर्च किया जाए, सोना ना खरीदा जाए। मेरा ये कहना है कि डॉलर जो है वो रोज़ाना उसकी कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत रोज़ाना घट रही है। एक बात तो मेरा ये कहना है कि सरकार जनता को तो मशवरा दे रही है कि कम से कम डीजल पेट्रोल खर्च हो, लेकिन सरकार अमल में नहीं ला रही। अभी पिछले दिनों जिन भी तरह से ये बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है और जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं संविधान की और ये चुनाव जीता गया है, वहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम का जो शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया जिसमें तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री वहाँ गए, तो वहाँ इतनी मंत्रियों के जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों जनता के पैसे को बर्बाद करने की ज़रूरत थी? क्या उसमें डीजल पेट्रोल खर्च नहीं हुआ होगा? तो ये मेरा सवाल है कि जनता को तो वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन खुद भी तो अमल में लाएं ये सरकारें जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करी जा रही हैं या प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसमें
क्या जरूरत थी? पूरे हिंदुस्तान के मंत्री चुनाव में रहे तो वो किन सवारियों से गए? क्या वो साइकिलों से या बुग्गी में बैठ के गए थे? तो वो जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जो है केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है दिखावे कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट बन चुकी है जिससे छात्रों और अभिभावकों का जो भरोसा पूरी तरीके से लगातार जो है टूट रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सीबीआई वास्तव में दोषियों तक पहुंच पाएगी और पेपर लीक घटनाओं पर स्थानीय रोक लगा सकेगी। वही बता दें आपको, आम आदमी पार्टी ने मामले में पारदर्शी जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। ये सब सुन नीट का पेपर लीक हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएंगे। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, थक नहीं गए ये सब सुन के? बड़ी घिसी पिटी सी स्क्रिप्ट है, बड़ी घिसी पिटी सी स्टोरी है। सीबीआई पे भरोसा बचा है क्या? सीबीआई कुछ करेगी? 2017 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2021 में पेपर लीक हुए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज तक सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2024 में पेपर लीक हुए, जांच सीबीआई को सौंप दी गई, सीबीआई ने कुछ किया। फिर 2026 में अब पेपर लीक हुए, जांच फिर से सीबीआई को सौंप दी गई। आपको लगता है सीबीआई कुछ करेगी इस बार भी? वही नजर डालते अगली खबर की और आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से जुड़े जल संकट और विकास परियोजनाओं को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पानी की कमी दूर करने के लिए विशेषवाद परियोजना पर तेजी से काम करने को लेकर के गंभीर चर्चाएं हुई है। सैनी का कहना है कि यह परियोजना जो है तीनों राज्यों के लिए लाभकारी होगी और पेयजल समस्या के समाधान में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आरआरटीएस परियोजना पर भी आपसी सहमति में समाधान निकालने की बात कही है। साथ ही साथ आपको बता दें, उनका कहना है कि राष्ट्रीय निकाय चुनाव परिणाम पर उन्होंने विजय उम्मीदवारों को बधाई देते हुए जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। हरियाणा के भी कुछ विषय थे, कुछ ज्वाइंट विषय थे और उसको लेकर के बातचीत चल रही है। और आज जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल शर्मा जी ने बताया है कि किसाऊ बांध को लेकर उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसके ऊपर चर्चा हुई है और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार हैं वो भी उसमें शामिल होंगे और एक गति से इसके ऊपर काम चले ताकि पानी की समस्या ना हरियाणा में रहे, ना राजस्थान में रहे, ना दिल्ली में रहे, क्योंकि पीने के पानी की प्रायोरिटी हम सब के लिए है और उसको लेकर के आज बड़ा गंभीर चर्चा इसके ऊपर हुई है। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे, फिर हम उसके ऊपर बैठेंगे और ताकि इसके ऊपर गति से काम हो। जो भी इसमें पानी में हिस्सेदार रहेंगे उन सब के अंदर उसका जो किसाऊ के ऊपर वहाँ बांध बनना है उसको लेकर के भी सारी बातचीत हुई है कि उसके अंदर और गति आ जाए। जो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो पानी है वो पानी इधर से जाएगा, उसके लिए भी सारी टाइमलाइन तय हुई है।
वही नजर डालते अगली खबर की ओर आपको बता दें, बीजेपी सांसद साक्षी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोना खरीदने से बचने की अपील का जो है समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। साक्षी ने कहा कि राजनीति ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां लोग दूसरी की अच्छाई को देखने के बजाय जो है उनमें कमियां खोजने लगते हैं, कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे कार्यों की भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और वही आपको बता दें आवश्यक आलोचना भी की जाती है। क्या कुछ कहा देखें रिपोर्ट में। भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी विश्व के नेता हैं। उनका एक ये पहलू है। दूसरा उनका पहलू ये है कि मुझ जैसा कोई सन्यासी रंगे कपड़ों में भी उतना बड़ा समाज सुधारक सन्यासी नहीं हो सकता जितने नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोनों पहलुओं से समाज का कल्याण करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री होने के नाते, नेता होने के नाते और समाज सुधारक होने के नाते। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां कपड़े उतारे जाते हैं। सामने वाले की भलाई नहीं देखी जाती, भलाई में बुराई ढूंढने का प्रयास किया जाता है। मैं मोदी जी के साथ हूं। मोदी जी जो कहा है उसका मैं सम्मान करता हूं और उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर खरा उतरने का प्रयास मैं स्वयं करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के हित में जो भी आवश्यक हो वो लोगों को करना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।